हेलो फ्रेंड्स, इस सभी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट है इंग्लिश सिलेक्शंस फ्रॉम मॉडर्न इंडियन लिटरेचर। ये उनके लिए है जिन्होंने इंग्लिश एज अ डिसिप्लिन सब्जेक्ट लिया है और फर्स्ट सेमेस्टर में उन्होंने इंडिविजुअल एंड सोसाइटी का पेपर दिया है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है क्वेश्चन पेपर का, वहां से डाउनलोड कीजिए और जो सैम्पल आंसर शीट है उसका भी लिंक है, उसको देखिए किस तरीके से आंसर आप लिख सकते हैं। इसमें 2 क्वेश्चंस करने थे, चॉइस थी ऑब्वियसली, और वर्ड लिमिट दी हुई थी 500 वर्ड्स। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वर्ड लिमिट को फॉलो करें और टू द पॉइंट रेलेवेंट आंसर लिखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम स्कोर कर सकें। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किए हैं इस आंसर शीट में वो है, कैन वी से दैट जयंत महापात्रा's poems Hunger and Grandfather both deal with the tragic compulsions of abject poverty? Give a reasoned answer. अब देखिए, जयंत महापात्रा एक बहुत बड़े पोएट हुए हैं। उनकी लिखी हुई 2 पोएम्स आपके सिलेबस में हैं। पहली है हंगर, सेकंड है ग्रैंडफादर। अगर आपने ये पोएम्स अभी तक नहीं पढ़ी हैं, नो प्रॉब्लम, आपके स्टडी मटेरियल में जो समरी है और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है आप उसको पढ़ सकते हैं। मैं भी ट्राई करूँगा आपको एक्सप्लेन करने की। तो इन्होंने पूछा है कि आपको लगता है कि ये जो जयंत महापात्रा की पोएम्स हैं हंगर और ग्रैंडफादर, दोनों में एक्सट्रीम पॉवर्टी मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी के कारण जो एक कंपल्शन हुआ है प्रोटैगनिस्ट के ऊपर, दोनों पोएम्स में आपको लगता है कि यही थीम है? तो इसका आंसर है यस। कैसे, आइए देखते हैं। अब देखिए, हंगर एक पोएम है जिसमें एक फिशरमैन है जिसका काम काफ़ी कम हो गया है। ठीक है, बहुत पुअर है उनकी फैमिली, काफ़ी दिनों से कुछ खाया नहीं उन्होंने, और वहाँ पे टूरिस्ट आते जाते रहते हैं। तो वहाँ पे वो देखते हैं, जो फिशरमैन है वहाँ पे देखता है कि एक टूरिस्ट है। ना जाने कैसे उसके मन में एक अजीब सा ख्याल आता है कि वो सोचता है कि चलो ये टूरिस्ट हैं तो मे बी मेरी डॉटर इसको एंटरटेन करे तो मे बी हमको पैसा मिल जाएगा, हम कुछ खा लेंगे। कोई भी इंसान ऐसा काम कभी नहीं करता, पर ये देखिए कि पोएट की इमेजिनेशन कहाँ तक जाती है, क्योंकि वो ऐसा सोच पा रहे हैं कि अगर बहुत ही एक्सट्रीम पॉवर्टी होती है तो बंदे को क्या कंपेल कर देती है, मजबूर कर देती है करने पर। तो ये इसकी थीम है। हंगर जो पोएम है, जो फिशरमैन की हम बात कर रहे थे, उसकी थीम डिस्क्राइब की है। फिर सेकेंडली जो नेक्स्ट पोएम है ग्रैंडफादर, उसमें जो पोएट हैं वो बताते हैं कि उनके जो ग्रैंडफादर थे उनकी डायरी उनको कहीं मिली। जैसे हम लोग अपनी डायरी लिखा करते हैं, तो उनके ग्रैंडफादर जो डायरी लिखा करते थे उसको जब उन्होंने पढ़ा पोएट ने, तो उनको पता लगा कि उनके ग्रैंडफादर बहुत ही पुअर थे। एक टाइम में इतने पॉवर्टी स्ट्रिकन थे। एक ऐसा भी टाइम आया जब भुखमरी फैली हुई थी, खाने पीने को कुछ भी नहीं था। तो उस समय क्या हुआ कि जो क्रिश्चियंस थे, क्लर्जीमैन थे, वो ऑफर कर रहे थे लोगों को कि अगर आप क्रिश्चियनिटी को कबूल करते हैं, अगर आप रिलीजन कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हम आपको जो भी है मतलब हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। तो पोएट यही सोचता है कि कोई भी अपना धर्म परिवर्तन ऐसे तो नहीं करेगा। बहुत ही लाचार या मजबूर रहे होंगे उनके ग्रैंडफादर, ऐसी सिचुएशन आई होगी कि इतना भूख से बंदा पीड़ित होता है कि मरने वाला होता है, तो तब जाके उन्होंने ये डिसीजन लिया होगा कि चलो रिलीजन कन्वर्ट किया जाए ताकि मैं सरवाइव कर सकूं। और तभी वो आगे उनके बच्चे हुए, फिर उनका ये जो ग्रैंडसन है, मतलब जो ये पोएट हैं जो ये पोएम लिख रहे हैं, तो तभी तो मतलब उनकी आगे जनरेशन्स बनी हैं। अगर ग्रैंडफादर वहाँ पे रिफ्यूज़ कर देते, एडमेंट हो जाते कि नहीं जो भी हो मैं मर जाऊँगा लेकिन मैं रिलीजन कन्वर्ट नहीं करूँगा, तो ना तो वो खुद सर्वाइव करते, ना ही उनकी आगे आने वाली जनरेशन्स होती। तो दोनों पोएम्स में सेम ही थीम है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा गरीबी में एक इंसान को क्या मजबूरी होती है उसके ऊपर, उस मजबूरी में वो क्या क्या कर सकता है, ये डिस्क्राइब किया है दोनों पोएम्स में। ठीक है, अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है, क्रिटिकली कमेंट ऑन द टाइटल ऑफ प्रेमचंद स्टोरी द होली पंचायत, ब्रिंगिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड होली। तो ये बहुत ही पॉपुलर स्टोरी है, बहुत
इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है स्टोरी से। काफ़ी स्कूल्स के करिकुलम में इंक्लूड की गई है ये स्टोरी। आपने शायद हिंदी में पंच परमेश्वर के नाम से ये स्टोरी पढ़ी होगी, अगर आपने हिंदी में पढ़ी है तो ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको इसमें समरी नहीं लिखनी है। क्वेश्चन में पूछा है कि क्रिटिकली कमेंट करें, तो आपके क्या रिफ्लेक्शंस हैं, आपने ये स्टोरी पढ़ी तो उसके बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपके क्या व्यूज़ हैं स्टोरी के ऊपर, उसको आपने क्रिटिकली एनालिसिस के फॉर्म में लिखना है, यानी क्रिटिकल एनालिसिस करना है इस स्टोरी का, या रिफ्लेक्शन करना है। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत क्विक समरी में देता हूँ आपको इसकी। आप जो क्रिटिकल एनालिसिस लिखेंगे उसमें आपको वर्ड होली की इंपॉर्टेंस वहाँ पे शो करनी है। द होली पंचायत मतलब कि पंच परमेश्वर। ऑथर ये आइडिया कन्वे कर रहे हैं कि जो पंच होता है, जो जैसे गांव में जब भी पंचायत होती है किसी मुद्दे को लेकर, तो जो पंच होता है वो भगवान का रूप होता है। लोगों का उनके ऊपर विश्वास इसीलिए होता है कि वो उसको भगवान से कंपेयर करते हैं कि इनके मुंह से जो भी निकलेगा वो सच होगा, ये न्याय करेंगे, जस्टिस करेंगे, किसी भी पार्टी से बायस नहीं होंगे, किसी के खिलाफ नहीं होंगे, किसी के फेवर में नहीं जाएंगे, एकदम न्यूट्रल और अनबायस्ड जजमेंट देंगे। तो इस विचार के ऊपर जो भरोसा है उसको लेके जो ये केस आता है विलेज में, उसके बारे में बात करते हैं। दो फ्रेंड्स हैं, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख। जुम्मन की एक आंट है, उनकी आंट ओल्ड है, उनके पास ज़मीन है, ठीक है, प्रॉपर्टी है। वो क्या करती हैं कि अपनी प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम पे ट्रांसफ़र कर देती हैं। ऐसे नहीं करती हैं, जुम्मन उनको कन्विंस करता है या मैनिपुलेट करता है कि अब तो आप हमारे साथ ही रहते हो, जो भी खाने पीने का खर्चा है तो आप अपनी प्रॉपर्टी हमारे नाम पे कर दो ताकि हमको भी कोई दिक्कत ना हो, हम आपकी टेक केयर करेंगे, हम आपका ख्याल रखेंगे। तो ऐसा कह के अपनी आंट की जो प्रॉपर्टी है जुम्मन शेख अपने नाम पे ट्रांसफ़र करा लेता है, ठीक है। तो जुम्मन की आंट जो है उनको थोड़ी दिक्कत होने लगती है, जैसे जुम्मन की जो वाइफ है उनसे तू मैं होती है, वो परेशान होती हैं, खाना भी उनको सूखा या रूखा मिलता है। तो इवेंचुअली वो ये कहती हैं कि चलो मुझे आप मंथली अलाउंस देना शुरू करो, प्रॉपर्टी तो मैंने आपके नाम पे कर ही दी है, मुझे मेरा खर्चा दो ताकि मैं अपना खाना पानी जो भी मुझे चाहिए मैं ठीक से कर सकूं। अब जुम्मन यहाँ पे मुकर जाता है, वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, प्रॉपर्टी अब मेरी है तो हम आपको खर्चा नहीं दे सकते। तो इसलिए जो उनकी आंट हैं जुम्मन की बहुत परेशान होती हैं, पूरे विलेज में जाती हैं, लोगों को बताती हैं, रिक्वेस्ट करती हैं कि मेरी हेल्प करें, कोई भी उनकी ज़्यादा सुनता नहीं है। ख़ास तौर पर अलगू चौधरी, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी ये दो चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। तो जुम्मन की जो आंट है वो अलगू के पास भी जाती हैं, उसको भी बोलती हैं कि तुम्हारा फ्रेंड है, देखो कैसे अन्याय हो रहा है मेरे साथ, मुझे खाना पानी भी ठीक से नहीं मिल रहा है और मंथली अलाउंस भी नहीं मिल रहा है। अब अलगू ये सोचता है कि ये तो मेरा फ्रेंड है जुम्मन, मैं इसके खिलाफ जाके इसी के घर में जाके उनको क्यों समझाऊं, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इवेंचुअली जुम्मन की आंट के पास कोई और रास्ता नहीं रह जाता बजाय कि वो विलेज पंचायत में जाएं और वहाँ पर पंचायत के सामने ये क्वेश्चन रखें, ये इशू रखें कि इस मुद्दे का उनको क्या हल मिलना चाहिए, वो पंचायत वहाँ पे करे। अब होता क्या है, आयरॉनिकली जब ये पंचायत बैठती है, जुम्मन की आंट जो इशू फेस कर रही हैं इस इशू के रिगार्डिंग, वहाँ पर जो पंचायत में जो पंच है, जो डिसीजन वहाँ पर लेगा इस इशू का, वो अलगू को बनाया जाता है। तो पहले तो अलगू थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है कि भाई जुम्मन मेरा फ्रेंड है, लेकिन जैसे ही वो पंच की पोजीशन पे आता है तब उसको रियलाइज होता है कि उसको किसी के फेवर में नहीं जाना चाहिए। जुम्मन उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है तो क्या हुआ, अगर उसने ऐसे इमोशंस में बहकर कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया जिससे कि पूरे गांव में उसकी बदनामी हो, ये लोग सोचेंगे हाँ इसका फ्रेंड था तभी उसके फेवर में जजमेंट की है, तो लोगों का पंच पर से विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि लोग पंच को भगवान का रूप समझते हैं। तो इसीलिए वो एकदम ठीक जजमेंट देता है, बिल्कुल फेयर जजमेंट होती है, बायस नहीं होती है। वो कहता है कि देखो जुम्मन, या तो अपनी आंट की प्रॉपर्टी वापस करो, या उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, मंथली अलाउंस है जो उनको खाना पानी चाहिए, वो आपको ठीक से देना होगा। अब जुम्मन ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके अगेंस्ट जजमेंट होगी, अलगू चौधरी ऐसा डिसीजन लेगा, ऐसी जजमेंट देगा, तो उससे बहुत नाराज़ होता है वो। फिर थोड़े दिनों बाद क्या होता है कि अलगू चौधरी के साथ कोई डिस्प्यूट होता है और इस बार जो पंचायत बैठती है अलगू के मसले को लेकर, वहाँ पर जुम्मन शेख पंच बनता है।
पहले क्या था कि जुम्मन शेख की आंट का इशू था, वहाँ पे अलगू चौधरी को पंच बनाया जाता है, और यहाँ पे जो इशू है वो अलगू चौधरी का है और जुम्मन को पंच बनाया जाता है। तो ये सेकंड केस जो है बहुत सिंपल है। अलगू चौधरी के पास एक पेयर ऑफ ऑक्सन होता है, यानी 2 बैल होते हैं और एक उनमें से मर जाता है। तो अलगू सोचता है कि चलो एक बैल से अब मैं क्या काम लूँगा, इसको बेच देते हैं। समझू साहू जो एक विलेज मर्चेंट है वो अलगू से ये बैल खरीदते हैं। तो जब बैल खरीदता है तो उसको पैसे नहीं देता है, बस ये कहता है कि मैं 1 महीने बाद इसके पैसे दे दूँगा। अच्छा, पैसे दिए नहीं और उस बैल से इतना काम कराता है समझू साहू, मतलब जैसे विलेज मर्चेंट है तो कार्ट पे इतना सामान लोड करके कभी मार्केट में जाना, कभी मार्केट से आना, तो बहुत ही क्रूअल ट्रीटमेंट देता है उस बैल को और उसको खाने पीने को भी ठीक से नहीं देता है। ऑब्वियसली जो बैल है वो बीमार होने लगता है और एक दिन जब समझू साहू मार्केट से आ रहा होता है तो रास्ते में बैल एग्जॉस्ट होके मर जाता है। समझू साहू के बाद बहुत सारा पैसा होता है, गुड्स वगैरह होती हैं, तो वो बहुत स्कैर्ड होता है कि कोई चुरा ना ले मेरा कीमती सामान या मेरा पैसा। लेकिन फिर जब रात को सोता है तो उसका सामान चोरी हो जाता है। घर आके ये मैटर पंचायत के सामने रखता है कि देखो अलगू चौधरी ने मुझे ऐसा बैल दिया जो कि बीमार था और कल उसका बैल रास्ते में ही एग्जॉस्ट होके मर गया, तो अब इसकी वजह से मुझे इतना नुकसान हुआ है, पैसे मेरे लूटे गए हैं, मेरी गुड्स भी चोरी हुई हैं क्योंकि रास्ते में मुझे रात काटनी पड़ी। इसका जो हर्जाना है, इसकी जो पेनल्टी है वो अलगू चौधरी को देना चाहिए। अब जुम्मन शेख को पंच बनाया जाता है तो जुम्मन के पास एक मौका आता है कि वो अलगू के खिलाफ जजमेंट पास करे, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से वेट कर रहा होता है कि अलगू ने मेरे खिलाफ जजमेंट दी तो अब मैं क्यों ना इसके खिलाफ जजमेंट पास करूं। लेकिन जैसे ही वो पंच की पोजीशन पे आता है, उसके जो पर्सनल प्रॉब्लम्स थे अलगू के साथ वो सारे एकदम से डिसअपीयर हो जाते हैं, क्योंकि उसको रियलाइज होता है कि पंच की पोजीशन पे आना का मतलब ये है कि आप एकदम फेयर डिसीजन लो, दोनों पार्टीज को सुनो और एकदम ट्रू जजमेंट दो, बिल्कुल भी बायस नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए जुम्मन ये डिसीजन लेता है कि देखो समझू ने जो बैल लिया था, एक तो उसके पैसे नहीं दिए, ठीक है, और सेकेंडली जब बैल लिया तो उस समय तो ठीक ही था, अगर कोई बीमारी होती तो उस समय पता लग जाता ना उसको कि बैल बीमार है और ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। तो जब इनिशियली बैल उसका काम कर रहा था, सामान ढोता था इधर से उधर वहां से यहाँ पे, दैट मीन्स के बिल्कुल सही हेल्थ में था। अब वो समझू साहू ने उसका ठीक से ध्यान नहीं रखा बैल का, बेचारा वो मर गया, तो इसमें अलगू को क्यों ब्लेम देना। तो उसने ये जजमेंट पास करी कि समझू साहू ने जो पेमेंट नहीं की है बैल की वो करनी होगी, और समझू की जो डिमांड थी कि अलगू चौधरी मुझे पेनल्टी पे करेगा, मेरा सामान चोरी हो गया, तो वो जुम्मन ने कहा कि सब नल एंड वॉइड है, ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारी खुद की केयरलेसनेस से ऐसा हुआ है, तो इसके लिए तुम जिम्मेवार हो और तुमको बल्कि वो पेमेंट जल्द से जल्द करनी चाहिए जो तुमने बैल की अभी तक नहीं की है। ये जो टाइटल है होली पंचायत, प्रेमचंद जी ने लिखी है ये स्टोरी। दोनों में ये जो होली वर्ड है इसको सिग्निफाई करना है आपको। तो आप ये आंसर शीट पढ़िए, इसको देखिए कि किस तरीके से ये आंसर लिखा गया है, और जो मेन चीज़ पूछी है क्वेश्चन में होली को सिग्निफाई करना, वो भी किया है इसमें। तो आप आंसर शीट पढ़िए, और कोई कमेंट्स आप देना चाहते हैं या कोई क्वेरी हो आपकी तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।